प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम हमारी नई एनसीईआरटी पुस्तक की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 5 से 7 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 का 5वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एक आयताकार बाग दिया हुआ है और पहली शर्त ये दे रखी है कि इस बाग की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। विमाओं का मतलब होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले देखिए, एक यहाँ पर मैं एक आयत बना लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, आयताकार बाग है। ठीक, इसकी लंबाई मैंने मान ली x और चौड़ाई क्या मान ली y। तो जो पहली शर्त दे रखी है उसके अनुसार क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तभी तो लंबाई के बराबर होगी ना। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ जाता है। और दूसरा दे रखा आपको अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया, 36 मीटर। देखिए, परिमाप में तो क्या होता है, 2 बार लंबाई जुड़ेगी और 2 बार ही चौड़ाई। परिमाप का मतलब इस पूरे घेरे की लंबाई। ठीक, लेकिन अर्ध परिमाप में तो आधा ही आएगा ना, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो दूसरी शर्त के अनुसार लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना है, 36 मीटर है। ठीक, तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। ठीक, ये x और y जो आपने लंबाई और चौड़ाई मानने हैं ना, इनको यहाँ पर लिख देना है कि माना बाग की लंबाई x मीटर, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई जो है वो y मीटर। ठीक, अब उसके बाद ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अभी कहता है कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात करने का मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के लिए हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो वैसे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व करने के लिए कई सारी विधियां होती है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने ग्राफीय विधि ही पढ़ी है, इसलिए इसको ग्राफीय विधि से हम हल कर लेते हैं। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए पहले दोनों समीकरणों की एक एक सारणी बनाऊंगा, उसके बाद सारणी के आधार पर ग्राफ बना दूंगा। तो जो पहला समीकरण है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 से देखिए, मैं सारणी जब बनाऊंगा तो यहाँ x और यहाँ y ऐसे लिखता हूँ हमेशा ही। अब x का मान यहाँ पर निकला ही पड़ा है, तो x बराबर y प्लस 4 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, और इस तरह से सारणी की शुरुआत कर देता हूँ। ठीक, तो अब जैसे मैं यहाँ पर y को 10 रख दूंगा तो x कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर y को रख दिया 20 तो x आ जाएगा 20 + 4 24। ठीक, और इसी तरह से समीकरण 2 से क्या है कि वही लिखेंगे x और y का मान क्या हो जाएगा, x को मैं इधर ले जाऊंगा राइट में, y बराबर 36 तो पहले से पढ़ा ही है,
एक्स को राइट में ले जाऊंगा, इधर एक्स प्लस का राइट में जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हम इस तरह से एक सारणी बना देते हैं। ठीक, अब देखिए कि पहले की तरह से हम अपनी मर्जी से एक्स की कोई भी वैल्यू लेते हैं। एक्स की वैल्यू जैसे मैंने 10 ले ली, तो यहाँ 10 रखेंगे, तो 36 माइनस 10, वाई की वैल्यू आ जाएगी 26। और अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता हूँ 20, तो 20 लूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश हमने ये करनी है कि दोनों सारणियों में लगभग एक जैसी सी वैल्यू आ जाए। एक में ऐसा ना हो कि बहुत ही छोटी संख्याएं आ जाए, एक में बहुत बड़ी संख्याएं आ जाए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि जो ग्राफ हम बनाते हैं ना, उसमें जो फाइनल अपना एक्स और वाई का मान निकलता है, उसमें कई बार एरर आ जाता है, थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है। अगर एक में थोड़ी बहुत, एक में बिल्कुल छोटी संख्या ले ली, एक में बिल्कुल बड़ी संख्या ले ली, तो ठीक है, वैसे गलत नहीं होगा क्वेश्चन, हल्की फुल्की त्रुटि रह जाती है। ठीक है, तो उस त्रुटि से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे दोनों समीकरणों की जो सारणियाँ बनाता हूँ ना, उसमें कोशिश ये करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस, कोशिश ये करता हूँ कि इनमें लगभग एक समान सी वैल्यू आ जाए, भी बहुत छोटी या बहुत बड़ा एंड डिफरेंस ज़्यादा ना रहे इनका। ठीक है, तो आपका समय बचाने के लिए मैंने ग्राफ एक समीकरण का तो पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना वो आपको पता ही है कि पहले समीकरण में, पहले तो इसके स्केल देखिए मैंने किस हिसाब से चूज की है कि जितनी बड़ी मेरी संख्याएं हैं वो मेरे यहाँ पर ग्राफ पेपर पे आ जानी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या मेरे पास 24, 26 है, तो मैंने यहाँ पर 30 तक लेनी थी। तो एक बड़ा खाना अगर मैं 5 के बराबर मान लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, तो 30 तक आराम से आ जाता है। इसी तरह से जो है पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई और पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, सभी तरफ हमने सेम स्केल जो है यहाँ पर ली है। ठीक, तो पहले समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक बिंदु चाहिए जिसके निर्देशांक 14, 10 हो। और अब देखिए, क्योंकि ये 10 खाने 5 के बराबर है, तो 2 खाने 1 के बराबर हो जाएंगे ना, तो 14, तो यहाँ पर 15 है, 2 खाने कम करूँगा तो 14, और ऊपर की तरफ चलूँगा 10, तो यहाँ पर 14, 10 बिंदु मिल गया। इसी तरह से मुझे दूसरा बिंदु 24, 20 चाहिए। एक्स पे चलूँगा 24, यानी 25 से 2 खाने कम 24, और ऊपर तो 20 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया। क्लियर, ये x बराबर वाई प्लस 4 का समीकरण मुझे प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक ऐसा बिंदु चाहिए जिसके निर्देशांक 10, 26 हो। x बराबर 10 और y बराबर 26, 25 और 2 खाने ऊपर हो जाएगा तो 26। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 से 26। ठीक, और अब दूसरा चाहिए मुझे x बराबर 20, y बराबर 16। x बराबर 20 और y बराबर 15 और 16 इसी लाइन पे आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 20, 16, इस साइड लिख देता हूँ 20, 16। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं को मैं आपस में मिला देता हूँ। ये थोड़ा सा मिला नहीं है, आपको सही बना लेना इसको। ठीक है ना, तो ये दोनों बिंदु जो है एक दूसरे को 20, 16 पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब x बराबर 20 और y बराबर 16, ये इस समीकरण युग्म का हल आ गया। अब x हमने क्या मान रखा है, x हमने भाग की लंबाई मान रखी है और y भाग की चौड़ाई मान रखी है। इसलिए भाग की लंबाई यहाँ पर हम लिखेंगे भाग की लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर और भाग की चौड़ाई बराबर y बराबर 16 मीटर। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है।
अब आगे छठे प्रश्न में देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आपको एक समीकरण दे दिया है, यहाँ पर एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दे दिया। दूसरा समीकरण कहता है कि आप अपनी मर्जी से एक और लिखिए ताकि जो दोनों समीकरणों का ग्राफ हम खींचे ना, कौन कौन से, एक तो दिया हुआ इसका और एक हम अपनी मर्जी से जो लिखेंगे उसका, दोनों का जो ग्राफ है वो क्या आए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आए। ठीक, फिर हमें एक और ऐसा समीकरण लिखना है इसके साथ। ठीक है, जैसे एक समीकरण तो यह हो गया, दूसरा समीकरण हमें एक ऐसा और लिखना है ताकि इस समीकरण की और जो दूसरा समीकरण हम लिखें उसकी जो ग्राफ खींचे वो ग्राफ कैसा आए, समांतर रेखाएं आए। फिर हमें तीसरा एक और समीकरण लिखना है ताकि इस समीकरण की और जो तीसरा समीकरण हमने लिखा है उस समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा आए, संपाती रेखाएं आए। ठीक, तो ये देखो, ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, अगर ये बराबर नहीं है b1 बाई b2 के तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आती हैं। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2 तो समांतर रेखाएं आएगी। और a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2 तो संपाती रेखाएं आएगी। तो जब ये चीज़ हमें पता है तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। तो पहला समीकरण, तो यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक, तो देखिए कि जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक ऐसे सीधी रेखा आएगी। ठीक, अब इस रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है, 1 2 3 4, कितनी ही सीधी रेखाएं इस रेखा को प्रतिच्छेद कर सकती है। ठीक है, यानी अपरिमित रूप से अनेक अनगिनत रेखाएं इसको प्रतिच्छेद कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपरिमित रूप से अनेक ऐसे समीकरण लिख सकते हैं जिससे हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त हो जाए। लेकिन मुझे लिखना कितना है, मुझे तो सिर्फ एक ही लिखना है। तो उसमें क्या है कि a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के। तो एक सिंपल सी हम ट्रिक लगाते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 का दुगना कर देते हैं। ठीक है, 2 का दुगना क्या कर देते हैं, 4। ठीक, और यहाँ पर 2 का दुगना नहीं करते, कुछ और कर देते हैं, चाहे सेम रख दो, आधा कर दो, 3 गुना कर दो, लेकिन दुगना नहीं करना है। तो 4x प्लस 9y कर देता हूँ, 3 गुना कर देता हूँ इसको, माइनस आगे वाला कुछ भी रखो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो ये देखो 2/4 आ गया a1 बाई a2 और b1 बाई b2 3/9 आ गया। तो ये तो हो गया 1/2 और ये 1/3। इसका मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के लिए। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वांछित समीकरणों में से एक, वांछित का मतलब होता है जो हमें चाहिए, वांछित समीकरणों में से एक समीकरण। ठीक, कि वैसे तो
आपको पता है, ये लाइन लिखने से अगले को पता लग जाएगा कि ऐसे बहुत सारे समीकरण अगले को पता है, स्टूडेंट को पता है, और उनमें से एक समीकरण इसने लिख दिया है। ठीक, इसी तरह से दूसरा, समांतर रेखाएं हो, तो हम लिखेंगे कि समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए क्या है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए जो दिया गया समीकरण है उसका ग्राफ ये वाली रेखा है, इसके समांतर कितनी रेखाएं हो सकती है? अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं हो सकती है। ठीक, तो हम इस केस में भी अपरिमित रूप से अनेक बिंदु, अनेक समीकरण लिख सकते हैं, ताकि इस समीकरण के और जो हम लिख रहे हैं उस समीकरण का जो ग्राफ है वो क्या है? ज्यामितीय निरूपण का मतलब ग्राफ ही होता है। ग्राफ क्या है? समांतर रेखाएं आए। ठीक, तो हम लिखेंगे वांछित समीकरणों में से एक समीकरण। वांछित का मतलब क्या बताया मैंने? जो हमें चाहिए। वांछित समीकरणों में से एक समीकरण। वांछित समीकरणों में से एक समीकरण क्या है कि जैसे ये है 2x जमा 3y माइनस 60, मुझे a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों अनुपात क्या चाहिए? समान। तो इसको मैं 2 गुना कर देता हूँ। ठीक, अनुपात समान चाहिए तो इसको भी 2 गुना कर देता हूँ, लेकिन अगला अनुपात समान नहीं चाहिए तो इसको मैं जो है 3 गुना कर देता हूँ, 8 3 24 कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ 2/4 1/2 हो गया, 3/6 ये भी 1/2 हो गया, लेकिन ये 1/3 कर दिया हमने। ठीक, चाहो तो आप इसको -8 का -8 ही रख लो। ठीक है, अगर ये डबल किए हैं तो इसको डबल नहीं करना। इसी तरह से आप इसको 3 गुना कर लो, इसको 2 गुना रख दो। ठीक है, तो भी हो जाएगा। क्लियर। अब जो है तीसरा समीकरण, तीसरे समीकरण में कहता है कि संपाती रेखाएं हो। ठीक, अब जैसे एक रेखा ये होगी, इसके ऊपर एक और संपाती होगी, इसके ऊपर एक और संपाती होगी, इसके ऊपर एक और संपाती होगी, तो इस तरह से संपाती रेखाएं भी हम क्या कर सकते हैं? परिमित रूप से अनेक लिख सकते हैं। तो पहले तो संपाती रेखाओं के लिए हमें क्या करना वो लिख देंगे कि संपाती रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि वांछित समीकरणों में से एक समीकरण, वांछित समीकरणों में से एक समीकरण। अब देखिए कि ये तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो एक है हमारे पास 2x 3y माइनस 8, तो सभी को दुगना दुगना कर दूंगा बस। 2x की जगह रख दूंगा 4x, 3y की जगह कर दूंगा 6y, और -8 की जगह -16 बराबर 0। ये भी कर सकते हो, 3 गुना करके भी लिख सकते हो, 4 गुना करके भी लिख सकते हो, 5 गुना करके भी लिख सकते हो, जितना मर्जी लिख लो। हर एक केस में क्या आएगा? अनुपात बराबर आएगा। ठीक, तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। अब इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको ये 2 समीकरण दे रखे हैं और इन दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ बनाना है, और फिर कहता है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए, पहले आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ कि इसका क्या होगा। कि इस तरह से जैसे ग्राफ पेपर पे ये हम 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। फिर जैसे हम इन दोनों रैखिक समीकरणों के ग्राफ बनाएंगे
तो मान लेते हैं कि एक का ग्राफ ये आ गया, दूसरे का ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करने के बाद जो है ये एक्स एक्स है और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज बनेगी। ठीक, तो कहता है कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 ये इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, इनके निर्देशांक बताने हैं आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो त्रिभुज बनी है इस भाग को क्या करना, आपने छायांकित करना है। ठीक है, ये तो जैसे मैंने अभी रफ समझाया है, इसके अभी हम टेबल तैयार करके और ग्राफ पेपर पे भी समझेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पर ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन्हें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ ना, तो इसे मैं कह देता हूँ x + 1 और y राइट साइड में ले जाता हूँ, तो x + 1 बराबर y, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि y बराबर x + 1। लेफ्ट वाला राइट में लिख दिया, राइट वाला लेफ्ट में लिख दिया। तो ये y की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी है, और सारणी बनाने के लिए मुझे x या y किसी एक की वैल्यू तो निकालनी होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की जगह पर 0 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा, और x की जगह पर -1 रखूँगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से पहले समीकरण की सारणी देखिए कितनी आसानी से बन गई है। इसी तरह से दूसरे समीकरण की सारणी बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफ इकट्ठा बना देंगे कि 2y ये -12 इधर जा करके क्या बन गया, +12, और ये 3x प्लस के इस साइड जा करके -3x हो जाएंगी। ठीक, और ये वाला जो निशान लगा रहा हूँ इसकी जगह पर आप या भी लिख सकते हैं, ये इम्प्लाइज का निशान होता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन से ये वाली लाइन आई है, इस लाइन से ये लाइन आई है। ठीक है, तो y बराबर 12 - 3x बटे में 2। ठीक, तो यहाँ पर सारणी तैयार करने के लिए मैं लिखूंगा x और y बराबर 12 - 3x बटे 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि मैं x बराबर 0 रख सकता हूँ। x बराबर 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 12/2 y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर मैंने x बराबर 6 रख दिया, x बराबर 6 रख दिया तो 6 × 18, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर x बराबर 2 रख दूँ। ठीक, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 6 रखा था ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बस वो संख्या माइनस में आती। ठीक है, और कोई समस्या थी नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आसान काम कर लिया है। अब देखिए कि हमेशा की तरह से भी मैंने x x और y x ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, x x और y x, और ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। एक बड़ा खाना मैंने 1 इकाई लिया है, क्योंकि टेबल में देखिए मेरे पास वैल्यू छोटी छोटी है, जो इस ग्राफ पर एक बड़ा खाना मैं 1 इकाई लूँगा तो भी आराम से आ जाएगा। तो पहले समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक ऐसा बिंदु लेना होगा जिसके निर्देशांक 0 1 हो, यानी x बराबर 0 और y बराबर 1। ये वाला बिंदु मुझे मिल गया, इसका निर्देशांक क्या है, 0 1 है। दूसरा -1 0, x बराबर -1 और y बराबर 0।
तो ये -1 0 मुझे दूसरा निर्देशांक मिल गया। और अब मैं स्केल की हेल्प से दोनों बिंदुओं को मिला दूंगा। ठीक, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो बिल्कुल ध्यान से आपको मिलाना है यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे समीकरण का ग्राफ, ये पहले समीकरण का ग्राफ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। दूसरे समीकरण का जो ग्राफ है x0 y 6, x0 यानी x पे नहीं चलना है, y पे 6 चलना है। अब दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मुझे ऐसा बिंदु ढूंढना होगा जिसके निर्देशांक 0 6 हो, यानी x पे 0 और y पे 6 चलना है। तो मुझे ये वाला बिंदु मिल गया जिसके निर्देशांक क्या है, 0 6 है। ठीक, अब दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 2 3 यानी x पे 2 और y पे 1 2 3, ये वाला। ठीक, ये 2 और 3। ठीक, अब ये दो बिंदु मुझे मिले, इन दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूंगा। और ये जिस समीकरण का ग्राफ आया है वो दूसरा समीकरण है 3x जमा 2y माइनस 12, 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि पहले ग्राफ खींचना दिया हुआ है, ग्राफ हमने खींच दिया है। अब एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये एक्स एक्स है और ये दोनों रेखाएं हैं, इनसे ये वाला त्रिभुज बन गया। इनके शीर्षों के निर्देशांक देखिए, यहाँ पर -1 0 अपना निकला पड़ा है, ये 2 3 दूसरा निर्देशांक हो गया और ये 4 0 हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक, ये तीनों निर्देशांक हम लिख देंगे। ठीक, और फिर कहता है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुजाकार पटल है इसको हमने क्या करना है, इस तरह से छायांकित करना है। ठीक, और जो लाइन चलो हमें लिखनी है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि एक्स एक्स और ग्राफ की रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे भाई, -1 0, उसके बाद 2 3 तथा 4 0। ठीक, यही इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी डाल दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।